Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of Officer Survey 24/7. So first of all let me know how are you all और also let me know is everything okay, audio video दोनों ठीक है. So today is 30th of March और I guess you guys are very busy in your bank but still preparation तो हमें करनी ही है. कुछ ना कुछ तो हमें ऐसे टाइम निकालना ही होगा कि हम हर दिन कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहें बिकॉज तभी जाके हम इन पेपर्स को क्वालिफाई कर पाएंगे. एंड एज यू नो इट्स ऑलरेडी अप्रैल है ना, एक दिन बाद हमारा अप्रैल आ जाएगा और हमारे पास फिर बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 month and 20 days है ना टू प्रिपेयर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को समझकर स्टडी करना स्टार्ट कर दें एंड मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस भी करते रहें, रिवीजन भी करते रहें बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना. ये सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट योर JIB पेपर नाउ, क्योंकि जब से सिलेबस चेंज हुआ है पेपर्स आर लिटिल टफ. तो इसी के लिए कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हो रही हैं. दैट इज़ JIB महापैक. JIB महापैक जो है आप लोगों का दैट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू एट द लोवेस्ट प्राइस फर्स्ट टाइम ऑन Officer Survey 24/7 और प्राइस रहेगा सिर्फ 5414 एंड विद दी 1 year वैलिडिटी. ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस भी मिलेंगे, लाइव बैचेस, आपके क्रैश कोर्स हैं, आपका लेट्स से रिवीजन बैच है, आपके पावर पैक बैच है, आपके न्यूमेरिकल बैच भी आ रहे हैं अभी है ना. तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एक ही बैच के अंदर, एक ही पैक के अंदर. तो डू मेक श्योर जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए. अगर अभी तक नहीं किया है तो ऑफर 31 of March तक है, उसके बाद नहीं रहेगा. चलिए आज की जो क्लास है क्लास नंबर 4 है. क्रैश सीरीज जब से हमने स्टार्ट करी है तो आज के सेशन में मॉड्यूल सी तो हम कर ही रहे हैं ऑब्वियसली. मॉड्यूल सी का जो यूनिट हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी 23rd यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको बनाने के पीछे एक कारण था. हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है. बट एक्चुअली हुआ क्या, कमर्शियल बैंक्स जो थे वो कैपेबल नहीं हो पा रहे थे क्या करने में. चलो इससे भी थोड़ा सा आगे जाते हैं. हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी नहीं किया क्योंकि उनको पता था अगर इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया तो इसका फ़ायदा इंडिया का फ़ायदा होगा ना, हमारा क्या फ़ायदा है. तो वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाया करते थे, रिसोर्सेज ले जाया करते थे, फंड्स ले जाया करते थे ब्रिटेन, और सब कुछ ब्रिटेन में ही कर रहे थे. तो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी हुआ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बना नहीं. तो इसीलिए सरकार के पास जब प्लानिंग आई, हम आज़ाद हुए तो सरकार ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है. अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत छोटी सी बात तो है नहीं है ना, बहुत लंबे समय तक चलता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल मांगता है ना, बहुत लाइक लार्ज स्केल ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए. तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी कंट्री में और पूरा बर्डन जो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सरकार के ऊपर था. रोड्स बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, ब्रिज बनाओ एक्सेट्रा है ना, आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाओ. तो इन सब के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था सरकार के ऊपर ही बर्डन आता था हमेशा. तो फिर सरकार ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा. तो जब फंड्स देने की बात आ रही थी तो कमर्शियल बैंक जो थे वो कैपेबल नहीं थे देने के लिए. कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, हम कितना डिपॉजिट दे रहे हैं, करोड़ों में तो हर कोई पर्सन दे नहीं रहा डिपॉजिट है ना. तो लार्ज स्केल कैपिटल कमर्शियल बैंक नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए दे पा रहे थे. क्योंकि अगर मैं सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख रही हूँ, करेंट अकाउंट में पैसा रख रही हूँ तो मैं कभी भी निकाल सकती हूँ ना उसको. बैंक उस पैसे को लंबे समय तक ले किसी और को तो लोन नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो कभी भी जाके वापस विड्रॉल मांग सकती हूँ. दूसरी चीज़ ये FD और RD भी हम करवा रहे थे तो उसका मैच्योरिटी भी मैक्सिमम 10 साल था, उसके ऊपर तो था नहीं. और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक के लिए लोन की ज़रूरत पड़ सकती है. तो क्या करें, फिर सॉल्यूशन RBI ने निकाला कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अब कंट्री को ज़रूरत है. व्हाट हैपेंड, 1 सेकेंड. फिर कहा गया कि देश को अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो लार्ज स्केल कैपिटल दे सके और लॉन्ग टर्म के लिए दे सके. और फिर RBI ने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाया जिनका नाम है नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक है ना, IFCI, NHB, NAFID जो लेटेस्ट आया, ये सब आपके क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑब्जेक्टिव को बता रहा है यहाँ पर है ना. टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आपको बताना है ऐसा कौन सा पॉइंट है जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे बता रहा है. चलिए तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है क्या, हमें वो बताना है यहाँ पर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टेलिंग हस, पहला स्टेटमेंट जो है हमें बता रहा है कि टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ है ना, कि हमें सर्व करना है कैसे इनको, एज एन एजेंट
ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, इंटरनेशनल हो। सेकंड, एक्सलेट करना है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को। थर्ड, एलोकेट करना है रिसोर्सेज को टू दी हाई प्रायोरिटी एरियाज। फोर्थ, फॉस्टर करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। फिफ्थ, डेवलप करना है एंटरप्रेन्योरल स्किल को। सिक्स, प्रमोट करना है डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ऑफ सेवंथ है आपका फाइनेंस करना है हाउसिंग, स्केल, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल यूटिलिटीज़ को। ठीक है, चलिए तो आपको आंसर देना है इसमें यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो करेक्ट है यहाँ पे रिगार्डिंग योर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आपको बताना है। अच्छा, एक्चुअली मैंने ना 9 स्टेटमेंट का आपका क्वेश्चन बनाया था, बट वो पूरी एक स्लाइड पे नहीं आया था, तो मुझे स्टेटमेंट काटने पड़े, पर मैं ऑप्शन काटना भूल गई। चलो ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। एंड आई गेस यू ऑल विल से कि सभी कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऑल आर डूइंग। पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, दे ऑल आर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो सारे ही स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर करेक्ट। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मल्टीपल तरीके से क्लासीफाई किया गया है, तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वो क्लासिफिकेशन करेक्ट है। फर्स्ट इज सेइंग डेवलपमेंट बैंक का, सेकंड इज सेइंग स्पेशलाइज्ड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, फोर्थ स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। इन चारों में से कौन सा क्लासिफिकेशन जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वो करेक्ट है, ए, बी, सी और डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट बैंक जैसे नाबार्ड, सिडबी वगैरह है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका वो हो गया LIC हो गया, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑल आर द क्लासिफिकेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन रिलेशन टू सिडबी, अगर सिडबी की बात करें, ट्यूलिप स्कीम जो है उसका लोन टेन्योर कितने टाइम का है। सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो स्कीम हम लेकर आए ट्यूलिप स्कीम, इसका लोन टेन्योर कितने टाइम का है, दैट यू हैव टू आंसर। अप टू 2 to 5 ईयर जिसमें मोराटोरियम है 3 से 6 महीने का, अप टू 5 ईयर जिसमें 6 महीने का मोराटोरियम है, रीपेबल है ओवर 4 months, अप टू 4 ईयर्स है इंक्लूडिंग 1 month का मोराटोरियम। क्या होगा राइट आंसर। ओके, सो राइट आंसर इज एक्चुअली अप टू 5 ईयर है जिसमें 6 month का मोराटोरियम है। मोराटोरियम वो पीरियड होता है जहां पे आपको अपनी EMIs इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी होती, यू कैन स्टॉप योर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफर्ड बाय सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ऐसी कौन सी फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो ऑफर की जाती है, डायरेक्ट फाइनेंस, इनडायरेक्ट फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, एंड ऑप्शन है आपके ओनली 2, ओनली 3 and 4, ओनली 1, 2 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्या लगता है आपको क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, ए, बी, सी और डी। एंड एक्चुअली सिडबी डायरेक्ट फाइनेंस भी देता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस भी देता है, माइक्रो फाइनेंस भी देता है, बट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहा। तो राइट आंसर होगा ओनली 1, 2 and 3, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस नहीं करवाता आपका सिडबी। सो राइट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एक चीज तो मैं लिखना ही भूल गई, ऑफ एग्जिम बैंक, ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर इनमें से कौन सी सर्विसेज या जो प्रोडक्ट लिखे गए हैं वो करेक्ट है आपको बताना है। बायर्स क्रेडिट्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मार्केट एडवाइजरी सर्विसेज। बताइए इनमें से कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज एग्जिम बैंक के जो हैं वो करेक्ट हैं, ए, बी, सी और डी। अब देखो, बायर्स क्रेडिट या लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करो आप, ठीक है, या फिर आप प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात करो, ये तीनों तो हैं प्रोजेक्ट्स यानी कि प्रोडक्ट्स।
एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विस और मार्केटिंग सर्विस जो है ये एग्जिम बैंक की सर्विस है। तो 3 प्रोडक्ट्स के नाम लिखें सामने और 2 सर्विसेज के नाम लिखें, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। बायर्स क्रेडिट, लाइंस ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब ही एग्जिम बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। सो राइट आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैड अ रोल ऑफ काउंसलिंग एनआरआईज फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका रोल है काउंसलिंग का, एनआरआईज का, वो भी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के लिए? देखो हमने पढ़ा था यूनिवर्सल बैंक का फंक्शन जो है सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक लेकर आया था। तो जितने भी यूनिक इन्वेस्टमेंट्स के वेज हैं हमारी कंट्री में जो आए वो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ही स्टार्ट हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक ही है जो एनआरआईज को काउंसलिंग करता है, एडवाइजरी देता है कि वो क्या करें, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। सो राइट आंसर इज सी, है ना। और यूनिवर्सल बैंक भी सबसे पहले कौन लेकर आया था? आपका आईसीआईसीआई बैंक लेकर ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट द की रोल्स ऑफ मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विस? जो कि कौन देता है? दिस इज वन ऑफ द सर्विस ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की काफ़ी सारी सर्विसेज में से एक सर्विस है मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विस। तो पहला बोल रहा है हेल्प कर रहा है इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म्स को इन देयर ग्लोबलाइजेशन एफर्ट बाय प्रोएक्टिवली असिस्टिंग इन लोकेटिंग ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स, बायर्स, पार्टनर्स फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। सेकेंड, आइडेंटिफाई कर रहा है अपॉर्चुनिटीज ओवरसीज सेटअप करने के लिए प्लांट्स को, प्रोजेक्ट को फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज कंपनी। थर्ड, मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज ग्रुप ऑल्सो ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, सपोर्टिंग इवेंट्स, फैसिलिटेट करता है डिज़ाइन को, पैकेज को, देयर प्रोडक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट मार्केट्स। अब आपको बताना है इन सब में से कौन सा आपका जो रोल है मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज का वो इनकरेक्ट है? ए, बी, सी और डी। कौन सा रोल जो है आपका वो गलत है? ओके, एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली नन, क्योंकि सारे ही रोल जो हैं यहाँ पे सही डिफाइन किए गए हैं अबाउट योर एग्जिम बैंक मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विस। सो राइट आंसर होगा डी, नन, बिकॉज नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एग्जिम बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। एग्जिम बैंक इज द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री। हमने इसको फोरफिटिंग में भी पढ़ा था कि आरबीआई ने सबसे पहले फोरफिटिंग जब स्टार्ट करी थी, किससे स्टार्ट करी थी? एग्जिम बैंक से स्टार्ट करवाया था। तो 1990, 1964, 1955, 1981 कब आया एग्जिम बैंक? नाबार्ड के 1 साल पहले यानी कि 1981। तो नाबार्ड कब आया? 1982। ठीक है, चलिए राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे डी। नेक्स्ट, थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन लग रहा है पर बहुत सिंपल है। पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में है। हमारी कंट्री का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था आईएफसीआई, मतलब है अभी भी, 1948 में बनाया गया, है ना, 10 करोड़ के इनिशियल कैपिटल के साथ। चलिए आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट द आईएफसीआई। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक बार पढ़ते हैं इसको। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है आईएफसीआई को ऑन जुलाई 1, 1948 फॉलोइंग एनेक्टमेंट ऑफ आईएफसीए। और आईएफसीए हमारी कंट्री का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए लाया गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 करोड़ था इनिशियल स्टेज में, और इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1986 ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज किया गया 250 करोड़ में। जो एक्टिविटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है फाइनेंसिंग, दूसरा है प्रमोशनल। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है अबाउट द आईएफसीआई। विच स्टेटमेंट 1 और 2 में से करेक्ट है? या तो दोनों ही करेक्ट हैं या दोनों करेक्ट नहीं है, या एक करेक्ट है एक नहीं है। और एक्चुअल में आप देखो दोनों ही करेक्ट है ना, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्योंकि पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, 1948 में भी आया था, 10 करोड़ के ऑथराइज कैपिटल से स्टार्ट किया था, बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता है, प्रमोशनल एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आईडीबीआई को लेकर। आईडीबीआई सबसे पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, फिर इसको कमर्शियल में पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया, फिर पब्लिक सेक्टर से अब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुका है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट असिस्टेंस बाय आईडीबीआई? सीड कैपिटल असिस्टेंस, सॉफ्ट लोन स्कीम, रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस टू सिक यूनिट्स और प्रोजेक्ट फाइनेंस असिस्टेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉर्म है इनडायरेक्ट असिस्टेंस का, ए, बी, सी और डी।
A, B, C और D, कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट है? ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सीड कैपिटल असिस्टेंस. राइट आंसर इज ए, दैट इज अ सीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस, सॉरी, है ना. दिस इज द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट असिस्टेंस जो कि IDBI प्रोवाइड कर रहा है. तो राइट आंसर विल बी योर ए. Good evening, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officers at 24/7. So, first of all, let me know how are you all. एक बार जल्दी से ये बता दीजिए. Audio video both are okay. Are we good to go? Let me know is audio and video both okay. Are we good to go? तो ये जो सेशन है हमारा, एक्चुअली दिस इज द मॉर्निंग सेशन जो सुबह 7 बजे होता है. द रेगुलर टाइम इज 7 AM. बट ड्यू टू सर्टेन रीजन आई एम टेकिंग दिस इन द इवनिंग. कल सुबह आपका, सॉरी, नॉट एट द 7 AM, 7:30 है ना. कल सेम टाइम पे ही होगा. टुडे ओनली आई एम टेकिंग एट दिस टाइम. चलो स्टार्ट करते हैं. जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, गिव थम्स अप और समथिंग सो दैट आई कैन कंटिन्यू द सेशन. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हमारा जो सेशन है, इट इज द क्रैश कोर्स सेशन. इससे पहले हमने किया था कंप्लीट आपका विक्ट्री सेशन. विक्ट्री सेशन में हम मॉड्यूल डी कंप्लीट कर चुके हैं तरीके से. और अब हम स्टार्ट कर चुके हैं मॉड्यूल सी, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल. और इसमें हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग, बैंकिंग लॉ, डेवलपमेंट फाइनेंशियल, सारे ही टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट विल बी माइक्रो फाइनेंस. आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा, इट विल बी व्हाट, माइक्रो फाइनेंस. तो माइक्रो फाइनेंस पे आगे बढ़ने से पहले देयर आर सर्टेन. सबसे पहली चीज तो ये है आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट, दैट आपका महापैक इज अवेलेबल एट डबल वैलिडिटी प्लस लोवेस्ट प्राइस. अब तक का सबसे कम प्राइस पे चल रहा है हमारा महापैक. तो 81% डिस्काउंट तो है ही आपका. 1 ईयर की वैलिडिटी है, प्लस आपको ये 5414 रहा है. तो दिस इज द लोवेस्ट प्राइस ऑफ योर महापैक. सबसे सस्ता प्राइस है अब तक, प्राइस नहीं. यू वांट टू एनरोल तो आप कोड यूज कर लीजिए Y496. एप्लीकेशन से परचेज करिएगा तो आपको ये प्राइस पड़ेगा. दूसरी चीज ये कि ऑफर जो है आज आज कंटिन्यू होगा, इसके बाद आपका ऑफर खत्म हो जाएगा. इफ यू आर थिंकिंग एनरोल तो जल्दी एनरोल. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्लोबल पायोनियर ऑफ माइक्रो फाइनेंस वाज डैश who experiment concept in dash and established the dash in 1983 the village of Jobra in Bangladesh. तो कुछ पर्टिकुलर बैंक बनाया गया था, कौन सी ईयर में, 1980, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कुछ सर्टेन ईयर में किया गया बाय अ सर्टेन प्रोफेसर. तो आपको प्रोफेसर का नाम बताना है, किस ईयर में एक्सपेरिमेंट हुआ ये बताना है, और कौन से बैंक को स्टैब्लिश किया गया ये. तो फिलिंग द ब्लैंक्स है अबाउट अ सर्टेन पर्टिकुलर बैंक. तो सबसे पहली चीज तो हम एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करेंगे तो आप सीधा से एलिमिनेट कर सकते हो डी ऑप्शन को. क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं 1983 में स्टैब्लिश हुआ. पहला आरआरबी हमारा 1975 में. 2 अक्टूबर 1975 वाज द ईयर जहाँ पे हमारा पहला आरआरबी बना था, जिसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक, है ना. तो यहाँ पे आरआरबी तो हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म है कि ग्रामीण बैंक है. पर ईयर और प्रोफेसर कौन है? आई गॉट आंसर फ्रॉम सुजाता मैम, दैट्स वेरी करेक्ट. आपका प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है, इन्होंने आपका माइक्रो फाइनेंस को एक्सपेरिमेंट किया था 1926 में और नाम दिया था ग्रामीण बैंक. एक्चुअली इन्होंने देखा कि बांग्लादेश में मनी लेंडर्स बहुत सारे थे, साहूकार जो होते सारे थे, और वो पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, काफी हाई रेट ऑफ थे, कोलेट्रल बहुत ज्यादा लेते थे.
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोन प्रोवाइड किया वहां के लोगों को, और विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया, बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी interest के लोन दिया, और 99% रिटर्न रेट। और देखा गया कि लोग डिफॉल्ट या फ्रॉड नहीं करना चाहते, लोगों को तो फंड्स चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके जब उनको। तो इन्होंने फिर उसी कॉन्सेप्ट पे ग्रामीण बैंक बना दिया कि ऐसा बैंक जो लोगों को लोन दे रहा है पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर। और आज भी इस बैंक की अगर हम बात करें तो 99% रिटर्न है आपके बैंक की। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल बैंक कि लोगों की हेल्प के लिए बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमारा मैच द फॉलोइंग में आप देखोगे एक तरफ हमारे पास मॉडल्स हैं, एक सॉरी नॉट द अमाउंट, डेफिनेशन लिखी है। एक तरफ मॉडल्स का नाम है, एक तरफ डेफिनेशन लिखी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मॉडल्स की बात कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के 3 मॉडल है, मॉडल 1, 2 एंड 3 को राइटली मैच करना है विद द डेफिनेशन। अब सबसे पहले तो मॉडल 1 जो है, यहाँ पे एक याद रखनी है कि मॉडल 1 में एनजीओ का कोई लेना देना नहीं होता, एनजीओ का किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं। तो अगर आप यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट को देखो तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नो एनजीओ इंटरवेंशन। सबसे पहली नजर मेरी यहीं पे गई, नो एनजीओ। ये रिलेटेड है मॉडल 1 से, तो मैं लिख सकती हूँ ए का जो कॉम्बिनेशन है ना, 1 इज बी। अगर 1 इज बी है तो ए और सी को आप एलिमिनेट। ठीक है, सेकेंड पढ़ते हैं पहला वाला स्टेटमेंट जो बोल रहा है नाबार्ड बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप विद एनजीओ एज अ फैसिलिटेटिंग एजेंसी। जहाँ पे इस मॉडल में एनजीओ प्रमोट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को एंड लिंक करता है उनको। तो एनजीओ तो तीनों में है, पर मॉडल 1 में एनजीओ इंटरफेयर नहीं करता। मॉडल 2 जो है यहाँ पे फैसिलिटेटिंग एजेंसी एनजीओ, यानी कि सेकंड का जो कॉम्बिनेशन, तो ऑब्वियसली थर्ड का क्या होगा, फर्स्ट इज बी, सेकंड इज ए, राइट कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा मॉडल 1 में मॉडल 2 एज अ फैसिलिटी काम करता है, और मॉडल के अंदर एनजीओ एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह काम। राइट आंसर विल बी फॉर बी, राइट कॉम्बिनेशन है आपका बी। चलिए एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका, जो कि माइक्रो फाइनेंस के टाइप्स के। तो माइक्रो फाइनेंस के 3 टाइप्स हैं और डेफिनेशन आपका सामने। यहाँ पे आपको आंसर करना है राइट कॉम्बिनेशन। अगेन एलिमिनेशन मेथड यूज, आपको आंसर एलिमिनेशन मेथड यूज आंसर मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे नॉट माइक्रो फाइनेंस फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस। सबसे पहले आप देखो पहला वाला ही बोल रहा है रेगुलेटेड बाय आरबीआई। यहाँ से मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ, हमेशा एलिमिनेशन मेथड में पहली चीज जिसके बारे में आप 100% श्योर। तो रेगुलेटेड बाय आरबीआई तो एक ही माइक्रो फाइनेंस है, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो मैं ये बोल सकती हूँ सेकेंड का कॉम्बिनेशन का ए। अगर सेकेंड का कॉम्बिनेशन ए है तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है दीज इंक्लूड स्टेट एंड नेशनल कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि सेटअप हुई है अंडर म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट किया। जो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा सी, सेकंड तो ए है ही। राइट आंसर विल, राइट आंसर क्या होगा सी। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते, टर्म्स ऐसे होते, हेल्प आउट करते, फाइंड आउट आंसर। चलिए नेक्स्ट, which of the following is are the correct findings of the key recommendation of the मालेगाम कमेटी। तो मालेगाम कमेटी बनाई गई थी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट फाइंडिंग है आपके मालेगाम रिगार्डिंग दी रिकमेंडेशन जिसके थ्रू सेक्टर में डिजाइन किया गया एज ए एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस। सेकेंड बोल रहा है क्राइटेरिया ट्रांसपेरेंसी हो इंटरेस्ट चार्जेस में एज वेल एज अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन। अब ये है हमारे 4 रिकमेंडेशंस की फाइंडिंग, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल में डी ऑप्शन। राइट आंसर इज डी, ऑल आर करेक्ट। सभी जो फाइंडिंग्स हैं वो करेक्ट है रिगार्डिंग दी मालिकम कमिटी जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया है माइक्रो फाइनेंस। राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द मेन पर्पस ऑफ फेयर प्रैक्टिस कोड गिवन बाय आरबीआई फॉर एनबीएफसी एमएफआई। ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है वो आरबीआई के द्वारा दिए गए फेयर प्रैक्टिस कोड का पार्ट नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द पर्पस of the fair practice code that is given by RBI for the NBFC MFI? A, B, C or D? Okay. First thing, adopt करना है practices which are considered best for dealing with customer. Second बोल रहा है ensure करना है customer satisfaction को by setting higher standard and achieving. Third बोल रहा है follow करना है methods को of business operation that are transparent, fair, ethical और legally justifiable. और fourth बोल रहा है to promote unfair practices. तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा ऐसा फेयर प्रैक्टिस कोड नहीं है जो आरबीआई ने दिया हो? तो एक डायरेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है टू प्रमोट अनफेयर प्रैक्टिसेस। प्रमोट क्यों करना है? अवॉइड करना चाहिए ना, आपको अवॉइड करवाना है अनफेयर प्रैक्टिसेस, ना कि प्रमोट करना है। तो बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है किस कोड का? सी ऑप्शन को। तो ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट योर फोर्थ ऑप्शन। राइट आंसर विल बी योर सी। अवॉइड नहीं करना है, अवॉइड करना है आपको जितने अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। राइट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डज एनजीओ एक्ट एज अ फाइनेंशियल इन, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। सबसे पहली चीज तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सिर्फ 3 मॉडल हैं, तो आप फोर्थ ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट मॉडल में एनजीओ का नो इंटरवेंशन, ना कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। सेकेंड मॉडल में एनजीओ होते हैं और एज अ फैसिलिटेटिंग एजेंसी के, और थर्ड मॉडल में एनजीओ होते हैं एज अ फाइनेंशियल। तो राइट आंसर होगा आपका सी। राइट आंसर विल बी योर सी। कि एनजीओ का पार्टिसिपेशन याद रखिए। लीड बैंक स्कीम आरबीआई ने दिसंबर 1969 में किया था। इस लीड बैंक स्कीम था लाने का, आरबीआई चाहता था सभी डिस्ट्रिक्ट, आपका एवरी डिस्ट्रिक्ट विल डू ब्रांच जा सके। और इसके लिए 1969 में आरबीआई ने कौन सी स्कीम बनाया था? आपका लीड। अगर हम स्टडी ग्रुप की बात करें तो इस स्कीम को बनाने के लिए जो स्टडी ग्रुप आया था उसका नाम था गार्डगिल। इस स्कीम के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में से बैंक को, राइट आंसर इज नेक्स्ट। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटेड है आरबीआई के थ्रू? विच इंस्टीट्यूशन इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय आरबीआई? 3 ही टाइप से आपके, एक है एनबीएफसी एमएफआई का प्रैक्टिस को बनाए हैं ताकि ये फेयर ट्रेडिंग करे इन दी फाइनेंशियल। चलिए फिर आता है माइक्रो फाइनेंस लोन। माइक्रो फाइनेंस लोन आपके कोलेटरल फ्री लोन होते हैं जो हाउस होल्ड्स को दिए जाते हैं जिनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम डैश होता है। अप टू व्हाट अमाउंट होता है आपको ये बताना है। ठीक है। फॉर दिस पर्पस हाउस होल्ड जो है दे शैल मीन फैमिली यूनिट जहाँ पे हस्बैंड वाइफ अनमैरिड चिल्ड्रन। तो हाउस होल्ड की भी डेफिनेशन काउंट करोगे, ऐसे नहीं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पूरी आपकी फैमिली कवर कर लोगे आप ये जॉइंट फैमिली को, नहीं, हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होंगे। कोलेटरल फ्री लोन होता है रिस्पेक्टिव ऑफ एंड यूज एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग डिसबर्सल जो है प्रोवाइड किया जाता है कैश हाउस होल्ड। तो कौन से हाउस होल्ड को ये किया जाता है आपको ये बताना है, और कितने तक का इनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम हो सकता है बताइएगा। और जो आपकी हाउस होल्ड की इनकम लिमिट है दैट इज 3 लाख रुपीज एनुअल लिमिट, है ना। 3 लाख एनुअल आपका क्या माना जाएगा यहाँ पे? हाउस होल्ड इनकम। और लो इनकम फैमिलीज को लोन दिया जाएगा अंडर द माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस जो सर्विसेज हैं वो है आपका माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन। ये सब प्रोडक्ट्स जो है माइक्रो फाइनेंस के प्रोडक्ट। ठीक है। माइक्रो इंश्योरेंस की जो लिमिट है दैट इज 50,000। माइक्रो इंश्योरेंस जो आपको मिलता है वो कितने तक का मिलता है? 50,000 तक। ठीक है।
Good morning everyone, welcome to the official YouTube channel of Officer Saturday 24/7. So first let me know how are you all, also let me know is audio video both are okay. एक बार जल्दी से बता दीजिए in the comment section so that we can start the session. तो as you know हमने स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स सीरीज आप लोगों का. सो दिस इज़ आवर 6th क्लास. ऑलरेडी 5 सेशंस हो चुके हैं. आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस चैनल पे आए या पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं, तो आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू ऑल कि इससे पहले हमने एक सीरीज़ चलाया था. हम काफ़ी सारी सीरीज़ चला चुके हैं. सबसे पहले एक सीरीज़ आई थी जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस हम लेकर आए थे टू मेक श्योर कि आपको टॉपिक्स अंडरस्टैंड हो. उसके बाद हमने विक्ट्री सीरीज़ स्टार्ट किया और विक्ट्री सीरीज़ से एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हमने IAFS में स्टार्ट कर दिया था. अब एडवांस क्वेश्चन विक्ट्री सीरीज़ के अंदर मॉड्यूल डी के कंप्लीट हम कर चुके थे. फिर हमने स्टार्ट किया क्रैश कोर्स सीरीज़ जो कि हमने स्टार्ट किया है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल सी से. और मॉड्यूल सी में भी आज जो कि 6th क्लास है, तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं इट विल बी योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC आज का चैप्टर होने वाला है. ठीक है, तो लॉट ऑफ टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ऑफिसर सर 24/7 यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए. प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे, नॉट ओनली फॉर IAFS, बाकी सब्जेक्ट्स की भी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे. सो डू मेक श्योर ये सेशंस आप रेगुलरली देखें बिकॉज हर दिन अराउंड 40 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब पे, एंड दैट इज़ अवेलेबल ओनली ऑन ऑफिसर सर 24/7. चारों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं ये इंक्लूडिंग. तो डू मेक श्योर आप रिकॉर्डिंग ज़रूर चेक कर लें. अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ देयर. आज दिन 12 बजे तक आपका जो ऑफ़र चल रहा था महापैक पे लोवेस्ट प्राइस का वो कंटिन्यू होने वाला है. तो महापैक जो आपका प्रोडक्ट है वो डबल वैलिडिटी यानी कि 1 ईयर वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है विथ 5414 रुपी, जो कि आपका अवेलेबल होगा इफ़ यू परचेज फ्रॉम द एप्लीकेशन और कोड यूज़ अगर आप करते हैं Y496. तो आज दिन 12 बजे तक ये ऑफ़र आपको मिल जाएगा. ओके, उसके बाद ऑफ़र ये जो है कंटिन्यू नहीं होगा. सो इफ़ यू वांट टू एनरोल और अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिएगा बिकॉज दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रिपरेशन. बिकॉज यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, रिवीजन बैचेस, पावर पैक रिवीजन बैचेस, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, और यू विल गेट एवरी पर्टिकुलर ई बुक्स एंड क्लास PDF एज वेल, जो कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेगा इन द रिमेनिंग 45 डेज अगर मैं बोलूँ तो. चलिए आगे बढ़ते हैं. NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो हम सबको पता है RBI आता है, RBI के अंडर में शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक आ रहे हैं. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आता है हमारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन NBFCs, देन प्राइमरी डीलर्स. तो NBFCs पार्ट है किसका? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को रजिस्टर्ड होना होता है कंपनीज एक्ट के साथ, एंड RBI के रेगुलेशन इनको फॉलो करने होते हैं. ब्रॉडली NBFCs को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, NBFC डिपॉजिट टेकिंग और NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग. एक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, एक जो नहीं कर सकता. डिपॉजिट एक्सेप्ट अगर ये करते हैं तो ये सिर्फ टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, मिनिमम 1 ईयर के लिए, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए, यानी कि 12 मंथ्स एंड 60 मंथ्स ये आपका ड्यूरेशन है टर्म डिपॉजिट का इन द NBFCs. ठीक है, चलिए इसके अलावा एसेट्स बेस्ड, लाइबिलिटी बेस्ड, साइज बेस्ड, ये 3 कैटेगरीज और हैं जिसमें हमारी NBFCs को डिवाइड किया गया है. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द पार्ट ऑफ ओन्ड फंड्स फॉर NBFC. आपके NBFC का ओन्ड फंड के पार्ट में किसको कंसिडर किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पार्ट ऑफ ओन्ड फंड? इक्विटी शेयर, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम और ऑल ऑफ द अबव. A, B, C और D, इन चारों में से किसको काउंट करेंगे हम एज अ पार्ट ऑफ ओन्ड फंड ऑफ एन NBFC? एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव, है ना. ये सभी काउंट होते हैं आपके ओन फंड्स ऑफ NBFC में. तो राइट आंसर इज D. चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करें तो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर NBFC शैल कंप्राइज ऑफ 4 लेयर्स. कितनी लेयर होनी चाहिए? 4. ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, एक्टिविटी और परसीव रिस्कीनेस. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है अबाउट दिस लेयर्स ऑफ NBFC? ठीक है, आपके सामने 4 स्टेटमेंट है क्योंकि 4 लेयर्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं.
First is saying NBFC is the lowest layer shall be known as NBFC base layer. मिडिल लेयर जो होगा, अपर लेयर जो होगा, दैट विल बी नोन एज मिडिल लेयर. ठीक है, एनबीएफसी अपर लेयर आपका क्या होगा, अपर लेयर को कहा जाएगा. टॉप लेयर जो है उसको कहा जाएगा एनबीएफसी टॉप लेयर. तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू दी एनबीएफसी लेयर्स. तो 4 लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली देखो एक होगा आपका बेस लेयर, उसके बाद होगा मिडिल लेयर, उसके बाद होगा अपर लेयर, उसके बाद होगा टॉप लेयर. तो इट मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन. ऑन द बेसिस ऑफ आपने एनबीएफसी को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, एक्टिविटी और रिस्कीनेस जो भी है. तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे से सही लेयर को डिफाइन कर रहे हैं. सो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ शैडो बैंकिंग कॉन्सेप्ट. है ना, शैडो बैंकिंग क्या होता है, जब एनबीएफसी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें. देखो एनबीएफसी बैंक्स तो है नहीं, पर ये बैंक जैसा काम करते हैं, ये भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी लोन दे रहे हैं. तो जो सर्विसेज ये देते हैं उसको हम बोल देते हैं शैडो बैंकिंग. ठीक है, तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ शैडो बैंकिंग कॉन्सेप्ट विच आर द फॉलोइंग आर द करेक्ट कंपोनेंट. पहला बोल रहा है नॉन बैंक फाइनेंशियल एंटिटीज और एंटिटीज आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम दैट एंगेज इन द बैंक लाइक एक्टिविटीज ऑफ मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग रिस्क, क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर एंड यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल लेवरेज. सेकंड बोल रहा है वो एक्टिविटी जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन करें, सिक्योरिटीज लैंडिंग करें, रैपो ट्रांजेक्शन करें, ये सब इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग है नॉन बैंक एंटिटीज के लिए. सो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट द component of shadow banking? Only one, only two, both or none? तो shadow, there are different types of banking, है ना. बैंक प्रोवाइड करता है अलग अलग सर्विसेज टू दी कस्टमर. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज टू दी कस्टमर वो आपका क्या हो जाएगा, अलग टाइप का बैंकिंग हो जाएगा. तो शैडो बैंकिंग जब एनबीएफसीज प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग लाइक सर्विसेज. तो राइट आंसर होगा बोथ. आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं दे आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू दी कंपोनेंट्स ऑफ शैडो बैंकिंग. तो राइट आंसर क्या होगा, सी, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, चलिए आगे. डैश इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी. है ना, तो मैंने आपको पहले ही कहा 2 टाइप ब्रॉडली हैं, एक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक जो नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं डैश इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंगेज्ड इन प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ factoring. So the financial assets in the factoring business should constitute at least 50% of its total assets, and income derived from factoring business should not be less than 50% of its gross income. अब बताइए कौन सा एनबीएफसी है जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, प्रिंसिपल बिजनेस है, फैक्टरिंग करना है इसका, और फाइनेंशियल एसेट जो है फैक्टरिंग के वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल एसेट्स, और जो इनकम ड्राइव हो रहा है फ्रॉम द फैक्टरिंग बिजनेस वो आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए उसकी ग्रॉस इनकम का. तो एनबीएफसी फैक्टर अकाउंट एग्रीगेटर, एनबीएफसी एमएफआई और नन ऑफ दी अबव. एंड आई गेस जब आप फैक्टरिंग पढ़ ही रहे हो तो इट इज़ वेरी इजी टू आंसर कि एनबीएफसी फैक्टर जो है वो आपका नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और फैक्टरिंग की सर्विसेज दे रहा है अपने क्लाइंट्स को. ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, एनबीएफसी फैक्टर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, which of the following is our types of activities based classification. टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको कहा कि एनबीएफसीज को साइज, लाइबिलिटी और एक्टिविटी के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है, टाइप्स जो हैं वो एक्टिविटी के बेसिस पे है. एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग, है ना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनीज. इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एनबीएफसी जो है वो पार्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड एनबीएफसी का? एंड द एक्चुअली आंसर विल बी ऑल ऑफ देम आर द पार्ट, है ना. सभी जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं दे आर द पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन. और सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन जब एक्टिविटी बेस्ड पे हुआ है उसी में मैक्सिमम आपकी टाइप ऑफ एनबीएफसीज आ जाती हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट एक्टिविटीज़. चलिए, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट जो 1997 में आरबीआई ने किया है 1934 एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग एनबीएफसी को क्या डिफाइन किया गया है ना. इनमें से क्या डेफिनेशन उसमें दी गई है एनबीएफसी की. फर्स्ट बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ कंपनी.
कि एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक कंपनी है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि एक कंपनी है, विच हैज़ एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट और इन एनी अदर मैनर और लेंडिंग इन एनी मैनर। ठीक है, कि किसी स्कीम या अरेंजमेंट के अंदर या किसी और मैनर के अंदर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और क्लास ऑफ सच इंस्टीट्यूशन एज आरबीआई में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड। ठीक है, कि कोई ऐसा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर क्लास ऑफ सच इंस्टीट्यूशन जो एज द आरबीआई प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अलाउ आपको कर देता है। सो एज पर द अमेंडमेंट ऑफ 1997 इनमें से कौन सी डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी करेक्ट है? एंड एक्चुअली ऑल द डेफिनेशन आर करेक्ट, है ना, तीनों ही डेफिनेशन यहाँ पे जो एनबीएफसी की दी गई है वो करेक्ट है इन द अमेंडमेंट ऑफ 1997 टू द आरबीआई एक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In terms of Section 45 IA of RBI Act, a non-banking financial company can commence or carry on the business of non-banking financial institution that is subject to which of the following? तो सेक्शन 45 IA ऑफ RBI Act कहता है कि एनबीएफसी कंपनी कमेंस कर सकता है, कैरी ऑन कर सकता है बिजनेस को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो कि सब्जेक्टेड है किसको? Obtaining a certificate of registration from the bank, having net own fund of minimum of 2 crores, having net own fund of minimum of 5 crores. A, B, C और D क्या होगा राइट आंसर? A, B, C और D। एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली सबसे पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा फ्रॉम द आरबीआई एंड सेकेंड आपका यहाँ पर नेट ओन फंड मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए, यानी कि ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ चाहिए। सो राइट आंसर विल बी योर बी ओनली, है ना, 1 and 2 ऑप्शन। Good evening, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Office Study 24/7. So first of all, let me know how are you all, and also let me know is audio video both are okay? Are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है, आर वी गुड टू गो? तो ये जो सेशन है आपका, इट इज़ रिगार्डिंग योर IEIFS इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बाइलिंगुअल सेशन है आपका IEIFS का, जो रेगुलर मॉर्निंग में होता है 7:30 AM, वो आज हम इवनिंग कर रहे हैं। तो सेशन आपका सेम है, क्रैश कोर्स सीरीज रहेगा। इफ़ यू रिमेंबर, हमने काफ़ी सारी सीरीज स्टार्ट करी हैं JIB को लेकर, तो उनमें से जो लेटेस्ट 2 हैं वो ऐसी सीरीज जहाँ पे हम एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि विक्ट्री सीरीज हम लेकर आए थे, और अभी ये जो आपका क्रैश कोर्स सीरीज आया है, ये दोनों वो सीरीज है जहाँ पे हम आपके एडवांस क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो विक्ट्री सीरीज में हमने स्टार्ट किया था मॉड्यूल, और मॉड्यूल किया था हमारा क्लासेस ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट। मॉड्यूल डी की हम बात करें तो टोटल 17 यूनिट्स हैं मॉड्यूल डी के अंदर, और सारी 17 यूनिट्स हमने कवर करी थी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास किया था हमने जिसमें सभी यूनिट्स को मिलाकर एक ही बार में डिस्कशन किया था। तो टोटल हमारी 18 क्लासेस मॉड्यूल डी रही विक्ट्री सीरीज के अंदर, या मैं बोल दूं जीत सीरीज के अंदर। अब यहाँ पे क्रैश कोर्स सीरीज जो है उसको हमने स्टार्ट किया है मॉड्यूल सी से, जहाँ पे हम एडवांस क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल सी के, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसमें हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉ, डेवलपमेंट फाइनेंशियल, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और NBFC से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज यूनिट नंबर 26। तो अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेगुलेट करता है एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एडा को बनाया गया है मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन, यहाँ पे बोलते RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंड। इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में बैंक इंश्योरेंस को भी लाया जाए, बैंक्स जो हैं इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचें। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज हम कवर करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे हैं या पहली बार ऑफिसर Study 24/7 पे आप लोग आए हो,
तो आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू ऑल कि इस चैनल पे आपकी जीआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन से रिलेटेड सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिलेगा, एज वेल एज आपने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाए एंड डू मेक श्योर उन सभी सेशंस की रिकॉर्डिंग आप देख, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स में आपकी विक्ट्री सीरीज हो गई, उसके पहले हम लेकर आए थे आपका मंजिल सीरीज अभी तक आई है, उन सबके सेशंस को जरूर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा डबल स्पीड। वो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा टू हैव प्रैक्टिस ऑन द सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स और टॉपिक्स एमसीक्यू के फॉर्म। चलिए तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज अबाउट इंश्योरेंस, फिलिंग द ब्लैंक्स है। इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। इंश्योरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में, जहाँ पे एक पार्टी जो है वो इंश्योरर कहलाता है, जो प्रॉमिस करता है अदर पार्टी से, है ना। प्रॉमिस किस चीज का कर रहा है? इंडेमनीफाई करने का, और मेक गुड एनी फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस को अच्छा बनाने का या इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस कर रहा है आपसे इंश्योरर। किसको? जो कि सफर किया गया लेटर के थ्रू, दैट इज द इंश्योर्ड, इन कंसिडरेशन फॉर एन अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ प्रीमियम, है ना। एक वे ऑफ प्रीमियम के फॉर्म में एक अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, उसके बिहाफ पर आप बोल रहे हो कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ तो हम उसको आपके लिए गुड बना देंगे। ये है आपका इंश्योरेंस। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंश्योरेंस का, इसको किस नाम से जाना जाता है, क्या रेफर किया जाता है? इसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इंश्योरेंस इंश्योरर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इंश्योरर पॉलिसी बोलते हैं। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑल्सो याद रखिएगा, ये इंडेमनीफाई वाला कॉन्सेप्ट जो है, मेक गुड एनी फाइनेंशियल लॉस जो है, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। तो फाइनेंशियल लॉस लिखा है, डेथ का लॉस नहीं लिखा है यहाँ पे। और इंडेमनीफाई कॉन्ट्रैक्ट जो है, या इंडेमनीफाइड बॉन्ड जो है आपका, इंश्योरेंस कंपनी साइन करती हैं इन केस ऑफ डेथ। रीजन, क्योंकि आप किसी की डेथ को गुड नहीं बना सकते। तो फाइनेंशियल लॉस जो है सिर्फ उसी में आपको बेनिफिट, यानी कि उसी का लॉस से आपको रिकवर करवाया जा सकता है, तो इसलिए फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे प्रॉपर्ली स्पेसिफाई किया है। बताइए क्या कहलाएगा ये? इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरर कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरर पॉलिसी? तो ऑब्वियसली इट्स योर इंश्योरेंस पॉलिसी। आपका क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि दो पार्टीज के बीच में आपका एक इंडेमनीफाई साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। While dash is measured as the percentage of insurance premium, the dash is calculated as a ratio of premium to population. तो आपको बताना है, जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम को मेजर कर रहे हो जीडीपी के परसेंटेज में और मेजर कर रहे हो पॉपुलेशन के में, तो इन टर्म्स को क्या कहा जाता है? व्हाट दीज टर्म्स आर एक्चुअली। ओके, तो राइट आंसर हियर विल बी योर आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी। देखो याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है हमारा, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकाला जाता है ना। हम सेंसस जब निकालते हैं, सेंसस मतलब जनगणना, जब हम पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं, तो पॉपुलेशन काउंटिंग आपका डेंसिटी के बेसिस पे भी होता है। डेंसिटी मीन्स सिंपली हाउ मच वी कैन से कि आपकी कंट्री में एरिया वाइज पॉपुलेशन किस जगह पे कहाँ है। दिल्ली की डेंसिटी क्या है, यहाँ पे कितने लोग हैं, है ना। आसाम की डेंसिटी क्या है, वहां पे कितने, उसके बेसिस पे आपका पॉपुलेशन भी काउंट होता है। तो डेंसिटी, इंश्योरेंस डेंसिटी जब आप निकालोगे तो पॉपुलेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। और जब आप पेनिट्रेशन निकाल रहे हो तो वो किसके फॉर्म में होगा? जीडीपी के फॉर्म में। राइट आंसर विल बी योर ए, कि आप जब मेजर कर रहे हो एज अ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट्स योर पेनिट्रेशन। और जब आप मेजर कर रहे हो एज अ रेशियो टू ऑफ प्रीमियम टू द पॉपुलेशन, दैट इज योर व्हाट? इट इज योर डेंसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। फर्स्ट इज सेइंग कि एज पर द 2019 डेटा टोटल रियल प्रीमियम ग्रोथ जो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की वो 7.3% रही। सेकंड इज सेइंग कि टोटल रियल प्रीमियम ग्रोथ जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की रही है वो 6.9% रही है और टोटल ग्रोथ हैव बीन 5.7%। तो आपको बताना है इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्रोथ की डेटा जो यहाँ पे दिए गए हैं कौन सा डेटा जो है करेक्ट है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और बोथ आर करेक्ट या दोनों ही करेक्ट नहीं है। ओके जब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर आपके डेटास को, तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, आपके द सेक्टर जो कि है आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस, है ना। तो ऑब्वियसली द सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया पर पहला सही है, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो राइट स्टेटमेंट होगा ए ऑप्शन, है ना। फर्स्ट इज करेक्ट कि आपका लाइफ इंश्योरेंस जो है वहाँ पे प्रीमियम ग्रोथ हुआ है आपका 7 का, बट जो हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस का ग्रोथ बता रहे हैं दैट्स नॉट करेक्ट, इसलिए सेकंड इज इनकरेक्ट एंड द फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगेन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द ई इंश्योरेंस अकाउंट। ई इंश्योरेंस अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है आपको बता। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ई आई ए स्टैंड फॉर द ई इंश्योरेंस अकाउंट, या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट भी बोल सकते हो, जो मेंटेन करता है इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, है ना, ऑफ द पॉलिसी इन व्हाट इन द फिजिकल फॉर्मेट। तो जो ई इंश्योरेंस अकाउंट है ये फैसिलिटेट कर रहा है पॉलिसी होल्डर्स को इन फिजिकल फॉर्मेट, है ना, और ये ई इंश्योरेंस अकाउंट जो है फैसिलिटेट्स करवाता है पॉलिसी होल्डर को बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस इंश्योरेंस पोर्टफोलियो एट व्हाट, एट अ क्लिक ऑफ बटन थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, सेकंड इज सेइंग कि पॉलिसी होल्डर ओपन कर सकता है ई इंश्योरेंस अकाउंट विद एनी ऑफ द 5 रिपोजिटरीज अप्रूव्ड बाय एडा, जो कि हमारे पास 5 ही रिपोजिटरी अलाउ की गई है। और कहा गया है कि वन कैन नॉट ओपन मल्टीपल अकाउंट्स एज एडा अलाउज जस्ट वन ई इंश्योरेंस अकाउंट पर पर्सन। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना, ए बी और डी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। ओके तो आप देखो पहला स्टेटमेंट जो है साफ साफ इसमें एक गलती दिख, मतलब एक गलत दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि ई इंश्योरेंस अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट जो है ये मेंटेन करता है इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, सही है पॉलिसी होल्डर का, बट क्या फिजिकल फॉर्मेट में करेगा। ये जो ई वर्ड लगाया गया है, ये जो ई हम बोल रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक हम बोल रहे हैं, यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में मेंटेन करेगा। तो फर्स्ट तो गलत ही हो गया, ऑब्वियसली गलत है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग बट द सेकंड इज करेक्ट, तो राइट आंसर होगा आपका बी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द सेकंड इज करेक्ट। 1 इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये बोल रहा है फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करना है, फिजिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा, तभी तो नाम ई अकाउंट दिया गया है ना, बिकॉज मेंटेन कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फिलिंग द ब्लैंक्स इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है कितनी नंबर ऑफ कंपनीज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मार्च 2020 में कहा गया कि 68 इंश्योरर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इसमें से 24 तो लाइफ इंश्योरेंस है, 27 आपका जनरल इंश्योरेंस है, 6 आपका स्टैंडर्ड लोन हेल्थ इंश्योरेंस है। अब आपको बताना है रिमेनिंग 11 जो है ये री इंश्योरर है, ईसीसी है, इंश्योरर्स हैं या नन ऑफ दी अबव है, जिसमें आपकी फॉरेन री इंश्योरर्स और लियोट्स इंडिया की भी ब्रांचेस को कवर किया जाता है। तो यू हैव टू आंसर हियर, कौन है, कौन से टाइप ऑफ यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन 11 कंपनीज हैं इन द कंट्री, और उन्हीं कंपनी में आपका फॉरेन री इंश्योरर्स को भी कवर किया गया है और लियोट्स इंडिया की जो ब्रांचेस हैं उसको भी कवर किया गया।
एंड एक्चुअली द राइट आंसर हियर विल बी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, री इंश्योरेंस। 11 जो है वो हमारी कंट्री में क्या है, री इंश्योरेंस है, तो राइट आंसर विल बी योर ए ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन इन रिलेशन टू LIC एक्ट 1950। आपका LIC एक्ट 1956 को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अब ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। फिर 1956 मैनेजमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है ऑफ ऑल द इंश्योरर्स एंड प्रोविडेंट सोसाइटी देन ऑपरेटिंग इन इंडिया वाज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और दीज बिजनेस वर नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज हो गया मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि गवर्नमेंट की ओनरशिप में चला गया बिजनेस। LIC को सितंबर 1956 में बनाया गया था, जिसमें कंट्रीब्यूशन कैपिटल का सरकार की तरफ से 5 करोड़ का था। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट जो है 1956 ये पार्लियामेंट ने पास किया है ना, इट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है अबाउट द LIC एक्ट 1950। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। एंड इफ यू सी तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, है ना, ऑल द स्टेटमेंट्स आर व्हाट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। पहला भी बिल्कुल सही कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है इंश्योरर्स और प्रोविडेंट सोसाइटीज के पास में था, है ना, और फिर ऑपरेट कर रहा था इंडिया में और उसको टेकन ओवर कर लिया गवर्नमेंट हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेकंड इज बिल्कुल सही कि आपका LIC को 1956 में बनाया गया और सरकार ने 5 करोड़ का कैपिटल दिया था और पार्लियामेंट ने पास किया था। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which among the following is not a correct feature of e-insurance account। देखो e-insurance account कंफर्म है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो e-insurance account से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और फीचर्स दिए गए हैं आपके इंश्योरेंस कंपनीज वाले चैप्टर में वो हमें पूरा कवर करना है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से होगा, है ना। तो बोल रहा है करेक्ट फीचर नहीं है वो आपको बताना है। पहला बोल रहा है ईच ई इंश्योरेंस अकाउंट हैज अ यूनिक अकाउंट नंबर और ईच अकाउंट होल्डर इज जनरेटेड सॉरी इज ग्रांटेड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो एक्सेस करेगा उनकी ई पॉलिसी। सेकेंड, ई इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो ऑफर कर रहे हैं टू दी एप्लीकेंट्स इन रिटर्न ऑफ फॉर अ नॉमिनल। ठीक है, देन टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग पेपर पॉलिसीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अ सर्विस रिक्वेस्ट हैज टू बी मेड टू द इंश्योरेंस डिपॉजिटरी ऑफ द इंश्योरर। बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट होगा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर, इनमें से कौन सा करेक्ट फीचर नहीं है ऑफ योर ई इंश्योरेंस अकाउंट। ओके, चलिए तो आप देखो, अगर हम ई इंश्योरेंस अकाउंट की बात करें तो क्या आपके डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने का फी लेगा ये, ऑब्वियसली नॉट, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अबाउट योर ई इंश्योरेंस अकाउंट, बाकी सब करेक्ट है बट नॉट द सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव यहाँ पर जो पूछ रहा है इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया की रैंक जो है अमंग 88 कंट्रीज फॉर विच डेटा जो पब्लिश किया गया स्विस रे के थ्रू का पब्लिश किया गया है ना, कि आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में रैंकिंग जो दी गई है स्विस रे के थ्रू दी गई है और इसमें आपको बताना है आउट ऑफ 88 कंट्रीज इंडिया की रैंक क्या है। इज इट 11th, इज इट 10th, इज इट 17th, इज इट 21st। ए, बी और डी, एंड एक्चुअली द रैंक इज 10th। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इंडिया आउट ऑफ 88 कंट्रीज 10th रैंक पे आता है जो कि स्विस रे का डेटा पब्लिश किया गया है। सो राइट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू दी इंश्योरेंस? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है रेफर करता है इंश्योरेंस पॉलिसी को। लॉसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप बोल नहीं सकते कि क्या लॉस होने वाला है, पर आपके पास ये ऑप्शन जरूर है कि आप उसको रीइंबर्स कर सकते हो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है। सेकंड बोल रहा है कि इंश्योरेंस एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, इंश्योरेंस रेगुलेटर्स को और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू रिलेशन इंश्योरेंस। ए, बी और डी। ओके, एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली व्हाट, बोथ। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट इंश्योरेंस, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग नहीं है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए अबाउट योर इंश्योरेंस कंपनी। डू मेक श्योर कि जितने भी चैप्टर्स आप कवर कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप कवर कर रहे हो, तो डू मेक श्योर आप चैप्टर्स को कवर करो इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्टडी, है ना। आपका शॉर्टकट मत अप्लाई करिएगा, ऑल द चैप्टर्स हैव टू बी कवर्ड विद द कॉन्सेप्चुअल स्टडी, है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। साथ ही में डू मेक श्योर यू कीप रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट, है ना, आपको कॉन्सेप्ट को रेगुलर रिवाइज करते रहना है। एंड डू मेक श्योर टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट आप दो। और साथ ही में अगर मैं बात करूँ, ये सारी सर्विसेज आपकी अवेलेबल हैं इन द महापैक 2.0, जहाँ पे सारे बैचेस जो अब तक आए हैं और जो आने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको वो सारे टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएंगे जो कि अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, आपका इंडिविजुअल एएफएम का न्यूमेरिकल बैच है। इफ यू आर अ काइंड ऑफ कैंडिडेट जिसका सिर्फ एएफएम का पेपर बचा है, यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल बैच ऑफ एएफएम न्यूमेरिकल्स, और जेआईबी क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। एंड ऑल दीज बैचेस विल बी अवेलेबल इन द महापैक। एनरोल करने के लिए क्या करना है, सिंपली डाउनलोड करना है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, देन गो टू दी होम पेज। होम पेज पे आपको एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। तो लेट्स सी, दिस इज योर होम पेज ऑफ एप्लीकेशन। आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि आपका स्क्रॉल डाउन करने पे एग्जाम कैटेगरी आपको दिखेगा, दैट विल बी जेआईबी सीआईबी। यहाँ पे क्लिक करके यू हैव टू गो टू द जेआईबी मई 2020। तो पहले आपको लाइव क्लासेस दिखेंगे, उसी के नीचे आपकी टेस्ट सीरीज, वहीं पे आपके वीडियो कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं और हार्ड कॉपी बुक्स। जो सबसे लास्ट में 4 बुक्स आपको दिखा रहा है, एक कॉम्बो है और बाकी 3 आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की। ये सब आपको घर पे डिलीवर की जाएगी, है ना, दे विल बी डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप। साथ ही में ये सारे लाइव बैचेस हैं। आप देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल बैच भी है, आपका क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस आर ऑल्सो अवेलेबल। अब इनमें एनरोल करने का तरीका क्या है, प्रोसेस एक ही है, मैं एक जगह एनरोल करके आपको दिखा देती हूँ। दिस इज दी बैच। इसमें आपको सारे लाइव क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी, यू कैन सी ऑल लाइव क्लासेस, ऑल मॉक टेस्ट सीरीज, ऑल वीडियो सॉल्यूशन, रिवीजन बैचेस, सब कुछ अवेलेबल। आफ्टर दैट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, महापैक में आपको आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मिनी एंड महा मैराथन भी मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करिए, क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन और मैक्सिमम डिस्काउंट 75 से ज्यादा डिस्काउंट लेने के लिए यू कैन यूज द कोड Y4। आपको 78% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। कैन एनरोल इन दिस, है ना। एंड आपका जो अमाउंट रहेगा इट विल बी अराउंड 6600 समथिंग, जो कि महापैक में आपको मिलेगा। ठीक है, एंड इट विल कवर ऑल द बैचेस ऑफ। इसी तरीके से इफ यू रेगुलरली वांट टू ज्वाइन सेशन ऑफिसर स्टडी 24/7 के, तो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफिसर स्टडी 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, यहीं पे एंड करेंगे सेशन को। विल कंटिन्यू टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर, जो इंश्योरेंस कंपनीज के बाद का टॉपिक होगा फ्रॉम द मॉर्निंग। ठीक है, तो सी यू ऑल टुमारो इन द मॉर्निंग। कल हमारी क्लास मॉर्निंग में ही होगी, जो रेगुलर टाइम है आपका 7:30 AM मंडे टू। ठीक है, so thank you everyone for joining the session. Last but not the least, do not forget to subscribe the channel and share the session. Take care everyone.